साक्षात्कार की कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे सामने यहाँ राजेश कलको जी बैठे हैं, जिन्होंने काफी लंबे समय तक तैयारी करते हुए जो है आज छत्तीसगढ़ जुडिशरी में अपना मुकाम प्राप्त किया है। राजेश जी से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ और पिछले 5 सालों से जो है मैंने इन्हें संघर्ष करते देखा है। एक चीज हमें जो है राजेश जी से सीखने के लिए जरूर मिलेगी कि यदि आप अपने लक्ष्य के लिए ईमानदार हैं और अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो निरंतर जो है आप अपने कार्य को करते रहिए। तो राजेश जी, चाणक्य लॉ एकेडमी के साक्षात्कार के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जो है मैं आपको ढेर सारी बधाइयां दूंगा कि आपने अपने लक्ष्य को अंतिमतः प्राप्त किया। राजेश जी, पहला मेरा आपसे प्रश्न यही रहेगा कि आपने सिविल जज बनने के लिए अपने आप को कैसे प्रेरित किया और आप सिविल जज क्यों बनना चाहते थे? सर, सर्वप्रथम जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी उस समय मैंने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कहीं ये अपराध हुआ है, कहीं वो अपराध हुआ है, इसके लिए ये धाराएं लगी हैं, वो धाराएं लगी हैं। इतना मैंने 12वीं तक में पढ़ते रहता था, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे कोई मालूम नहीं था। उस समय मैं तो आर्ट्स सब्जेक्ट का विद्यार्थी था, तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ बहुत अंश थे जिसमें जुडिशरी का विभाग था और कुछ भी ज़्यादा अन्य विभाग हैं वो थे। वहाँ से मुझे प्रेरित हुआ कि ये धाराएं और ये आर्टिकल और ये क्या क्या होता है, वहाँ से मैंने शुरू किया। उसके बाद में पढ़ाई की जुडिशरी +2 के बाद कुछ साल मेरा गैप हुआ। उसी समय मैंने देखा कि जुडिशरी का इस तरह से इनका प्रोसेस है, इस तरह से पढ़ाई होती है। उसके बाद मैंने LLB करने के लिए सोचा। फिर मैंने BA LLB 5 इयर्स कोर्स पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से वहाँ से पूरा की। उसी समय मेरे दिमाग में आया कि नहीं, जुडिशरी में काम करना चाहिए, जुडिशरी के लिए मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको जानता हूँ, आपको अंग्रेजी और हिंदी के अलावा भी कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान है और ये ज्ञान जो है आपने स्वयं की मेहनत से प्राप्त किया है। इस विषय में मैं आपसे जो है एक चर्चा ये करना चाहूँगा कि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी रहे हैं और आपने जो है इस बार इंग्लिश मीडियम में जजमेंट लिखा है। तो ये हिंदी मीडियम वालों को जो ट्रांसलेशन में या जो हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन आता है तो उसमें किस तरह से इनको तैयारी करनी चाहिए? जी, मेंस राइटिंग में जो ट्रांसलेशन है उसके लिए जो 1 बार 10 बार या 15 बार की तैयारी से नहीं होगी। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जब आप प्री लिख रहे हैं या मेंस लिख रहे हैं, प्री की तैयारी कर रहे हैं, उसी समय आप बेयर एक्ट को बोथ साइड मतलब हिंदी साइड और इंग्लिश साइड दोनों पढ़िए। कभी हिंदी को बंद कर दीजिए, इंग्लिश केवल पढ़िए। उसके बाद में खुद उसको देखिए कि आपने किस तरह से उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और दूसरी बार यदि आप उसको इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश को बंद कर दीजिए, हिंदी में देखिए और आपने कहाँ गलती की है, आप उसको खुद ईमानदारी पूर्वक पकड़ेंगे तो आप उसको जल्दी पकड़ पाएंगे। और दूसरी चीज़, आपके पास न्यूज़पेपर आते होंगे, उसमें न्यूज़पेपर में देखिए कि कौन से ग्रामर, कौन से संज्ञा, सर्वनाम, प्रोनाउन, जो कुछ भी है ग्रामर हिंदी में, उसे कहाँ किस तरह से उपयोग किया गया है। आपको ये चीज़ें एक ही दिन में 1 घंटे बैठेंगे तो नहीं मिलेगा। हो ना हो आपको इन चीज़ों को ढूंढने के लिए महीनों लग जाएगा, लेकिन यदि आप लगातार मेहनत इसी में करेंगे तो आपको जरूर आप इस सब्जेक्ट दोनों भाषाओं में आप पारंगत हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये बताऊँ कि मेरी पढ़ाई पहली से लेकर 12वीं क्लास तक हिंदी मीडियम में थी। उसके बाद में थोड़ा कुछ गैप हुआ था 12वीं के बाद। उसी समय मैंने न्यूज़पेपर से मैंने इंग्लिश सीखा है। न्यूज़पेपर जो डस्ट पे फेंकते हैं, जिसको फेरी वाले या कोई खरीद करके बेचने ले जाते हैं, उस न्यूज़पेपर को खरीद करके, टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद करके मैं पढ़ता था, उससे मैं सीखता था। और 1-2 गुरु हैं मेरे जिन्होंने मुझे हेल्प किया है इसको मतलब पढ़ने के लिए। राजेश जी का अपना अंग्रेजी का अनुभव, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजेश जी हिंदी मीडियम से एक छोटे से कस्बे से पढ़कर आज इस अपने मुकाम तक पहुँचे हैं। राजेश जी की एक खास बात ये भी रही है कि उन्होंने अपने आप को इंग्लिश में ना केवल सशक्त किया, बल्कि उन्होंने इंग्लिश के लिए अलग अलग कोचिंग्स में टीचिंग्स भी दी है और उन्होंने अपने अनुभव को और अपने अनुभव से कई लोगों को शिक्षित किया है। राजेश जी, आपसे हम अब एक प्रश्न ये पूछेंगे कि आप थोड़ा सा अपना पारिवारिक और व्यक्तिगत जो है विवरण दीजिए ताकि बच्चों को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कस्बे से आप पढ़कर आगे बढ़कर किस तरह से इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। जी, मैं बलरामपुर जिला तातापानी जगह से बिलोंग करता हूँ, जो बहुत ही इंटीरियर एरिया है, जहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी मैंने पढ़ाई की। और मेरा फैमिली का बैकग्राउंड ये है कि जब मैं +2 में था तो मेरे पिताजी खत्म हो गए, तो घर में बड़े बेटे होने के नाते उसी समय मैंने 12वीं के बाद गैप किया था। उसके बाद में फिर से मैंने पढ़ाई शुरू की। फिर LLB हम कंप्लीट करने के बाद
फिर वही फैमिली प्रॉब्लम, फिर फैमिली चला गया, फिर बीच बीच में मेरा ऐसा गैप होता रहा। उसके बाद कुछ सालों के बाद जब मैंने तैयारी शुरू की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया, असफल हुआ। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, फिर सेकेंड अटेम्प्ट किया, उसमें इंटरव्यू तक नहीं गया, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं उसके बाद में अपने आप को बैठ करके 1 नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन तक रियलाइज़ किया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। जब तक मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ उसको नहीं जानूंगा तो फिर मेरे हालत यही रहेगी। मेरी सोच ये थी। फिर धीरे से मुझे पता चला कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या सुधारना चाहिए मेंस राइटिंग में। वहाँ मैंने सुधारा। उसके बाद में पारिवारिक सपोर्ट भी अच्छा मिला। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं अपने परिवार से अपनी पत्नी को मानता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी जॉब में थी और मैं जॉब में नहीं था, तो कई तरह से तकलीफें हम दोनों को झेलनी पड़ी। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उसके बाद में दूसरी चीज़ है, मैं चाणक्य लॉ अकेडमी से जुड़ा। सर ने मुझे हर कदम पे हर जगह अच्छी तैयारी करवाई। जहाँ मेरी गलती थी पर्सनली मिल करके व्यक्तिगत रूप से बातें की, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुझाव दिया। और शुरू में मैं इतना भी बता दूं कि मैं हिंदी विषय में मैं हिंदी भाषा में मैं जजमेंट लिखता था। ये फिर सर को पता चला, तो जानते ही थे। फिर उन्होंने प्रोत्साहित किया कि राजेश तुम एक बार इंग्लिश में लिख के देखो। कई बार उन्होंने कहा, फिर भी मैंने एक बार हिंदी में लिखा, फिर मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया। तो फिर इस बार सर ने कहा, राजेश मैं तुमको कितनी बार बोलता हूँ तुम इंग्लिश में लिखो। इस बार मैंने कहा कि ठीक है, मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, और मैं लिखा और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो राजेश जी, इसका मतलब ये है कि हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं होगा या नहीं होता है, या इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा आसान है? सर मेरा मानना यह है कि हिंदी भाषा है उसमें मायने नहीं रखती। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस भाषा में अपने आप के जो अंदर जो गुण है, जो सोच है, अपने आप के सोच का अभिव्यक्त कर सकते हो। इट मैटर्स दैट विच लैंग्वेज यू चूज इन विच यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ कम्प्लीटली और क्लियरली। मेरी सोच यही है, इसलिए मैं भाषाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ कि कौन सी भाषाओं में लिखना चाहिए, कौन सी भाषाओं में नहीं लिखना चाहिए। बस आपका एक्सप्रेशन उसमें, अभिव्यक्ति उसमें ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। जैसे मैंने सर को दिखाया, मैंने दोनों भाषाओं में जजमेंट लिख करके दिखाया, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। सर ने मुझे गाइड किया कि बेटा तुम तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हो, इसमें अभी ज़्यादा अच्छा अभिव्यक्त कर सकते हो। उन्होंने बताया, तब मुझे पता चले कि मुझे इस भाषा में लिखना चाहिए, क्योंकि इस भाषा में अभिव्यक्ति तो अपनी ओर से सभी कोई कर सकते हैं, लेकिन उसकी जांच, उसकी परख सामने वाला व्यक्ति करता है, जो उसे पढ़ता है, जो उसे चेक करता है। सर ने मेरी दोनों भाषाओं के जजमेंट को चेक किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी अभिव्यक्ति इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया। जैसा कि हम जानते हैं राजेश जी, आपने जो है बलरामपुर के एक छोटे से कस्बे से अपने जीवन को शुरू किया, तो आप कुछ ऐसी बातें या ऐसे चीज़ों को आप बताना चाहेंगे कि छोटे छोटे गाँव से और उन कस्बों से जहाँ सुविधाएं आज प्राप्त नहीं है, तो वो किस तरह से जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें? सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि जो सुविधाएं हैं आप उसी में पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए शुरुआती रूप से। बाद में आप देख लीजिए कि आपका स्तर क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को मैं ये नहीं कहूँगा कि गांव जो छोटे स्तर में है, बड़े शहरों के लोगों को देख करके कि मुझे भी यही करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ऐसे प्रोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। ये ना हो कि आपने दूसरों को देख करके ये करना चाहा और उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप ना पहुँच सके, फिर हताश होंगे। तो आप अपने ज्ञान और अपनी जो सोच है, अपनी जो इच्छा है, सबसे बड़ी बात है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जुडिशियरी क्षेत्र में आइए या किसी और क्षेत्र में जाइए, लेकिन जो आपकी क्षमता है, आपका ज्ञान है, जिस तरह आपको करने की इच्छा है, उसी क्षेत्र में आप जाएंगे। तो राजेश जी, आप कुछ ऐसी ट्रिक बताना चाहेंगे बच्चों को जो उनकी सफलता में बहुत ज़्यादा कारगर हो सकती है? देखिए, पढ़ाई करने का तरीका सबका अलग अलग रहता है। कोई 8 घंटा पढ़ता है, कोई 6 घंटा पढ़ता है, कोई 3 घंटा पढ़ता है। मैं किसी को मतलब कोई 10 घंटा पढ़े, कोई 8 घंटा पढ़े, कोई 6 घंटा पढ़े नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा, भले आप 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, लेकिन अपना माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, केंद्रित कीजिए। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मोबाइल देख लिए, थोड़ा ये देखिए, वैसे प्लीज़ मत कीजिए। सब चीज़ अलग होकर पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़िए, मन ध्यान लगा करके पढ़िए, वो आपका 10 घंटे पढ़ाई के बराबर हो जाएगा। तो आप ये कहना चाहेंगे कि गुणवत्ता के साथ पढ़ाई करना चाहिए, समय अवधि जो है बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो आज थे हमारे साक्षात्कार में राजेश खलको जी, जिन्होंने एक छोटे से गांव से अपना सफ़र शुरू किया और छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आज उन्होंने अपने इस मुकाम को प्राप्त किया।
तो मैं चाणक्य लॉ एकेडमी की तरफ से राजेश जी को धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि उन्होंने जो है अपने इस मुकाम को प्राप्त किया। तो चाणक्य लॉ एकेडमी के साक्षात्कार के कार्यक्रम में मैं आपसे विदा चाहूंगा और जल्दी हम जो है अपने नए इंटरव्यू, नए साक्षात्कार में नए अनुभवों के साथ में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।